रिवीजन के क्रम में आज हम इसका जो पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंतर्गत हम प्रक्षेप और उसके क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल ही समझते हैं क्या होता है और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रक्षेप, प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं प्रक्षेप गति है क्या। अगर हम किसी पार्टिकल को क्षैतिज तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंकते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जाता है और वेलोसिटी 0 होती है और फिर वापस आ जाता है। तो ये 1D मोशन के लिए था। अगर हम सीधे ऊर्ध्वाधर की ओर फेंकेंगे तो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, ये अगर हमें पता करना हो तो अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग 0 होगा और यहाँ से आपका h आएगा u²/2g। इसी तरह हमें समय निकालना हो अगर प्रक्षेप बिंदु से मैक्सिमम हाइट तक तो अंतिम वेग 0 होगा और u और एक्सीलरेशन चूँकि नीचे की ओर है डायरेक्टेड g, इसलिए नेगेटिव आएगा। तो एक समय होता है u/g, यानी यहाँ पे हमें जो साइन कन्वेंशन हमने यूज किया है, आप दूसरा भी कर सकते हैं, तो कोई एक आपको सीखना होगा। तो हम नेगेटिव नीचे की ओर वाला साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेंगे, जो चीज़ें ऊपर की ओर डायरेक्टेड हैं वो पॉजिटिव लेंगी। और एक्सेस में तो ऑब्वियस है कि प्लस एक्स में धन लेते हैं, यहाँ धन y हो गया, ये ऋण x होता है, ये ऋण y होता है। तो हमें ये वाला कन्वेंशन यूज करना है, यानी अगर गुरुत्वाकर्षण नीतांक जो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये हम हमेशा नीचे होता है तो हम माइनस में रख के इसे करेंगे। और साइन कन्वेंशन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जितनी भी चीज़ें सदस्य हैं उनमें हम ये साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो आपकी वैल्यू भी सेम आएगी। ऐसा हो सकता है कि अभी मान लीजिए एक साइन कन्वेंशन से वैल्यू ये आ रही है और दूसरे साइन कन्वेंशन से वैल्यू ये आ सकती है। तो इसमें मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी तरफ साइन कन्वेंशन धन और ऋण मान सकते हैं, उसी को लेके आप चलेंगे, उसी तरह चीज़ें लिखेंगे। एक से अगर ये आएगा तो दूसरे से ही आएगा, इसमें माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो यही मिलेगा। तो मैथमेटिकली ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, तो साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। तो हमने ये देखा कि अगर हम वर्टिकल में प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के फिर वापस आ जाता है, और अगर वापस आने तक का समय पूछें तो पहले ओ से मैक्सिमम हाइट तक जाएगा u/g समय में। जितना समय इसे जाने में लगता है उतना ही इसको वापस आने में भी लगता है। तो अगर हमें उड्डयन काल निकालना हो तो 2u/g होता है वर्टिकल में, और ये समय समान इसलिए लगता है क्योंकि दोनों दशाओं में त्वरण समान है। त्वरण तो सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण भी लग रहा है, वो आपका कांस्टेंट है, इसलिए बराबर समय लगता है। तो अब हम चलिए सीधे प्रक्षेप पे आते हैं। और प्रक्षेप की डेफिनेशन में यह है कि जब हम किसी कण को ऊर्ध्वाधर ना फेंकें, ऊर्ध्वाधर ना फेंककर किसी कोण पर प्रोजेक्ट करते हैं क्षैतिज से, तो प्रक्षेप का पथ परवलय के आकार का मिलता है। इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो ये हमने क्षैतिज तल लिया, एक्स एक्सिस मान सकते हैं इसे, ये हमने ऊर्ध्वाधर अक्ष ली y और ये आपकी x है। अब मैं अगर किसी पार्टिकल को u क्षैतिज से u वेग से और थीटा कोण पर फेंकूं, अगर देखिए g ना होता तो ये पार्टिकल इस तरह चला जाता, लेकिन चूंकि है क्या, गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करता है और यहाँ पे g ऑब्वियसली नीचे की ओर होगा, पृथ्वी तल पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये थीटा है। तो इस g की वजह से इस कण का मार्ग कुछ इस तरह होता है। ये यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम हाइट होती है h मैक्स, और ये आपका टारगेट पॉइंट कह सकते हैं A, और O हो गया आपका मूल बिंदु, और थीटा कोण पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो फिगर को हम थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहेंगे, चलिए आगे ले लेते हैं बड़ा, अब यही रहने दीजिए। तो OA दूरी है जो क्षैतिज दूरी है, यानी कोई कण हमने उससे प्रोजेक्ट किया है और यहाँ आपका A पे टकराया है, तो इसी गति का हमें वर्णन यहाँ पर करना है। और त्वरण यहाँ एक ही डायरेक्शन में है, ऊर्ध्वाधर। तो हमें अब O से A तक की जो क्षैतिज दूरी है यहाँ पर फिगर में, ये आपकी परास कहलाती है r। और जो उड्डयन काल होता है O से A तक कण को पहुँचने में जितना समय लगता है वो उड्डयन काल है। किसी प्रक्षेप के दौरान पिंड जितनी देर हवा में रहता है उस समय को क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। नाम से ही पता चल रहा, उड्डयन काल का मतलब उड़ने का समय। और ये आपका होता है, ये भी अभी हम प्रूव करेंगे, 2u sin θ/g। और परास भी निकालेंगे, वैसे परास का भी मैं सूत्र अभी लिख देता हूँ फिलहाल, लेकिन अभी इसे प्रूव करेंगे। u² sin 2θ/g, ये इसकी परास होती है।
और मैक्सिमम हाइट भी निकाली जाती है कैपिटल एच, और ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने इसको थीटा कोण से प्रोजेक्ट किया है तो इसका क्षैतिज घटक कोण के साथ कॉस होता है, और जहाँ कोण नहीं है वहाँ घटक होता है यू साइन थीटा। तो हम अब इसको बिल्कुल शुरू से देखते हैं अगले फिगर में, और फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं यहाँ पे। तो ओ ए माना था, ये बी मान लीजिए, ये मैक्सिमम हाइट है कैपिटल एच, और ये परास होती है और ये आधी होती है इसकी, ये परास की आधी है, ये भी आधी है, और ओ से बी तक ये बी पे मैक्सिमम है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं उच्चतम बिंदु, परास का उच्चतम बिंदु। तो यहाँ जो खास बातें होती हैं जरा उसके बारे में हम सोचते हैं। क्षैतिज घटक तो यू कॉस थीटा होगा, और ऊर्ध्वाधर घटक होगा यू साइन थीटा। तो मैं ज़रा फिगर इसका बड़ा बना लेता हूँ, उसमें ज़्यादा बेटर होगा। इसमें छोटे फिगर में समझाने में दिक्कत होगी। चलिए मैं ये लिया प्रक्षेप, ठीक है, और यू इधर बना लेते हैं ऐसे, ये यू है और ये थीटा है, और वाई एक्सिस इधर ये होगा ऐसे। तो ये वाला कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा, और ये क्षैतिज घटक होता है यू का यू कॉस थीटा, और ये महत्तम ऊंचाई है एच, और महत्तम ऊंचाई पे बिंदु हमने इसे बी माना है, ये टारगेट पॉइंट है, और ये आपका प्रक्षेप पॉइंट है जहाँ से आपने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह ये कण गया है। तो ओ से बी तक, बी पर ये उच्चतम बिंदु कहलाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे त्वरण के बारे में अगर बात करें तो त्वरण यहाँ एक ही है, वो है गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर। तो जब पिंड ओ से बी तक जाता है, ओ से बी तक मैक्सिमम हाइट तक जाता है, तो देखिए यू साइन थीटा ऊपर की ओर होगा, यू कॉस थीटा क्षैतिज में होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्षैतिज घटक है यू कॉस थीटा, ये कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होगा। इसको तो आप हमेशा याद रखेंगे कि यू कॉस थीटा नेवर चेंज, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। और अब आते हैं जरा ऊर्ध्वाधर घटक यू साइन थीटा पे। तो अगर इसमें देखा जाए तो ओ से बी बिंदु तक यू साइन थीटा का विरोध करेगा गुरुत्वीय त्वरण, मतलब नीचे की ओर खींचेगा, और यहाँ से बी से ए तक ये सपोर्ट करेगा। और जिस रेशियो में ओ से बी तक अपोज करता है उसी रेशियो में बी से ए तक सपोर्ट भी करता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ओ से बी तक का समय और बी से ए तक का समय बराबर होता है। और यू साइन थीटा के बारे में बात करें तो ओ से बी तक, ओ से बी तक यू साइन थीटा घटता है, और बी से ए तक यू साइन थीटा फिर उसी रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ उतना ही हो जाता है जितना यहाँ पे था बढ़ के। तो ओ से बी तक ये घटता है, और इनफैक्ट ओ बिंदु पर, बी बिंदु पर सिर्फ क्षैतिज घटक ही बचता है यू कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ पे जीरो हो जाता है। हम इस चीज़ का भी यूज करेंगे, यू साइन थीटा घट के यहाँ जीरो हो गया, फिर उसी रेशियो में बढ़ता है। तो उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर घटक जीरो होता है, क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा। अगर ये पूछा जाए कि प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कोण कितना होगा, तो कोण आप 90 बताएंगे, क्योंकि देखिए मैक्सिमम हाइट पे होगा क्या, जहाँ भी पूछा जाए वहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ एक वेग होगा यू कॉस थीटा, और त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर है, तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा 90। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि प्रक्षेप पथ में प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कोण बताइए। तो कोण 90 होगा, क्योंकि वेग पूरा पूरा क्षैतिज रहता है, ऊर्ध्वाधर वाला जीरो हो जाता है। तो त्वरण यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है और वेग रहेगा यू कॉस थीटा, तो इनकी वैल्यू, इनके बीच का एंगल 90 होता है, ठीक है। तो अब हम ओ से बी तक का समय भी निकाल सकते हैं और हाइट भी निकाल सकते हैं। तो हम ओ से बी के लिए अब गति की समीकरण लगाएंगे, पहली लगाएंगे और तीसरी भी लगाएंगे। इससे हम एच और बाकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ 2a मान के चलेंगे अभी। तो अब हम ये ध्यान देना है कि जो भी हम लगा रहे हैं आर्टिकल, वो क्षैतिज के लिए लगा रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिक
ये फेंका गया है थीटा एंगल पे, तो हमें अलग अलग बात करनी होगी। तो हम पहली समीकरण ऊर्ध्वाधर के लिए लगाते हैं पहले, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, इसका हमें यूज करना है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए हम गति की पहली समीकरण लगा रहे हैं ओ से बी तक के लिए, और पहली समीकरण का ये सूत्र होता है। अब हम ओ से बी तक की सारी चीज़ें यहाँ अप्लाई करेंगे। तो v होता है अंतिम वेग, तो यहाँ होगा अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग, और अंत में ऊर्ध्वाधर वेग, अंत का मतलब v बिंदु, ऊर्ध्वाधर वेग 0 है। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग है ऊपर की ओर u साइन थीटा, तो धन में रहेगा। a की जगह आएगा माइनस g, जब गति हो रही तो तुरंत g है वो भी नीचे की ओर, इसलिए माइनस आएगा इंटू t। तो यहाँ से t निकल आएगा u साइन थीटा अपॉन g। तो ये है प्रक्षेप बिंदु से उच्चतम बिंदु तक का समय, और इतना ही समय b से a तक लगता है, तो अध्ययन काल पूरा हो जाता है 2u साइन थीटा अपॉन g। इसका डबल कर देते हैं। अब हम o से b तक ऊर्ध्वाधर के लिए ही तीसरी समीकरण लगाएंगे, तो मैक्सिमम हाइट निकल आएगी। तो तीसरी समीकरण में देखते हैं, तो तीसरी समीकरण आपकी होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग u साइन थीटा, और a की वैल्यू माइनस g, और ऊर्ध्वाधर विस्थापन आएगा, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है कैपिटल H। अब माइनस 2gh को इधर लाएंगे, तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये आपकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ये आपका हो गया मैक्सिमम हाइट। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g 2g इनफैक्ट, ये मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है। और परास भी अगर हमें फाइंड करना है, तो परास के लिए हमने पूरा समय निकाल लिया है। तो परास होती है क्षैतिज दूरी, पूरी गति की परास अगर हमें निकालनी है, यानी वो जो फिगर बना था, फिगर में हमने उसे OA बनाया है। तो क्षैतिज दूरी OA बराबर होगा क्षैतिज वेग गुणा समय, क्योंकि यहाँ तो रण नहीं, तो आप यहाँ सीधे सूत्र लगा सकते हैं, क्षैतिज वेग गुणा समय। तो क्षैतिज वेग है आपका u cos थीटा, और समय आया था पूरा 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये r की वैल्यू होगी। हम इसे आगे और सॉल्व करें, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा अपॉन जी। तो इस तरह से ये परास निकल आती है आपकी, और ये महत्तम ऊंचाई हो गई और अध्ययन काल होगा। अब इसमें पूछा जाता है कि सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो चलिए मैं ये डेरिवेशन देख लेता हूँ। सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यह सिद्ध करो प्रक्षेप पथ की समीकरण x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ये आपको याद भी रखना है, इतना प्रूव कर देंगे तो यहाँ सिद्ध हो जाएगा ये पैराबोला है, क्योंकि x में 2 घात मिलेगी। अगर कोई फंक्शन इस रूप का हो ax माइनस bx स्क्वायर, तो ये पैराबोला ही होता है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रक्षेप कंसीडर कर लेंगे, y एक्सिस और x एक्सिस। ये u वेग हो गया है, थीटा कोण हो जाएगा यहाँ, और मान लीजिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक जनरल पॉइंट P चूज करेंगे इसके लिए। अब हमें जाहिर सी बात है, हमें एक्स वाई में एक इक्वेशन निकालनी है, तो हमें एक पॉइंट एक्स वाई लेना होगा। इसी का हमें बिंदु पथ फाइंड करना है। ये मूल बिंदु हो गया, क्षैतिज घटक होगा u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक होगा u sin थीटा। तो अब हम O से P तक के लिए अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये हाइट y होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी। तो OP के लिए हम यहाँ पे गति की दूसरी समीकरण लगाएंगे, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में अलग अलग। OP भाग में हमें कंसीडर करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मान लेंगे माना P बिंदु के निर्देशांक x, y है, तो आपको जब समीकरण में x y लाना है तो हमें यहाँ पे मानने होंगे x y का ही बिंदु पथ परवलय आता है। तो O से P के लिए हम गति की दूसरी समीकरण लगाएंगे, क्योंकि हमें अंतिम वेग पता नहीं। बिंदु O से P में हमें P बिंदु पर अंतिम वेग पता नहीं है, तो हमें ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें अंतिम वेग ना हो, और वो होती है दूसरी समीकरण। ये लगानी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग के लिए लगेगी, क्षैतिज के लिए और ऊर्ध्वाधर के लिए। क्षैतिज के लिए तो A 0 हो जाता है, तो यहाँ मैं क्षैतिज लिख देता हूँ, और ये ऊर्ध्वाधर के लिए हो जाएगी। तो क्षैतिज दिशा में तो क्षैतिज तुरंत 0 है, यहाँ सब कुछ क्षैतिज का रखा जाएगा। तो क्षैतिज विस्थापन O से P तक कितना हुआ, देखिए O से P तक क्षैतिज विस्थापन हुआ x, और राइट साइड में हुआ है इसलिए प्लस, और यहाँ आता है प्रारंभिक क्षैतिज वेग आएगा, तो कितना है u cos थीटा। समय तो t माना हमने, माना O से P तक का समय t है, ये लिख देंगे, माना O से P तक का समय t है।
वैसे आप टी नहीं भी मानेंगे तो टी एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन लिख सकते हैं आप। तो u cos थीटा प्लस हाफ, क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा जब ये 0 रखोगे, तो इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी को हम लगाते हैं वर्टिकल में, तो ओ से पी तक ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ y, जब ओ से पी गए हैं तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है और ऊपर की ओर है, तो ये s की जगह आ जाएगा प्लस y। और प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा, ये भी ऊपर की ओर है तो प्लस आएगा, समय अदिश राशि है, और एक्सीलरेशन है माइनस जी नीचे की ओर और इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए प्रक्षेप पथ की समीकरण में कहीं टी नहीं होता है, एक्स वाई वेरिएबल है, थीटा और यू हम मान के चलते हैं कि वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम 1 और 2 से टी को विलुप्त कर दें तो हमारी ईजिली प्रक्षेप पथ की समीकरण आ जाएगी। तो आपको फिगर ध्यान रखना है कि ये प्रक्षेप है और यहाँ पे एक पी बिंदु कंसीडर करके हमें ओ पी भाग के लिए एक बार क्षैतिज के लिए और एक बार ऊर्ध्वाधर के लिए अलग अलग दूसरी समीकरण लगानी है। तो एक इक्वेशन ये मिलेगी क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर में ये मिलेगी। अब हम इक्वेशन 1 से टी का मान 2 में रख देंगे तो प्रक्षेप पथ की समीकरण आ जाएगी। तो देखिए लिखेंगे 1 से टी बराबर आएगा x अपॉन यू कॉस थीटा 2 में रखने पर। तो मैं 2 को एक बार और लिख देता हूँ। समीकरण 2 आई थी y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें मैं टी की वैल्यू पुट करूँगा, तो u साइन थीटा और टी आया है x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी बाई 2 और टी स्क्वायर आएगा टी स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये u से u कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आया x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका इस तरह। ठीक है, तो ये आपकी प्रक्षेप पथ की समीकरण हो गई। और कभी कभी अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं प्रक्षेप में तो इस बिंदु से, इस सूत्र से भी क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। ठीक है, तो प्रक्षेप में अब हमें ये प्रक्षेप पथ की समीकरण हो गई। और जो आपको चीज़ें याद रखनी है, और ये अगर प्रूव करना है ये डेरिवेशन, तो आपको एक बार क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के लिए गति की दूसरी समीकरण अप्लाई करके टी को हमें विलुप्त करना है, और ये क्वेश्चन को आप कोशिश करेंगे कि याद रहे। तो प्रक्षेप में मुख्य रूप से जो पॉइंट हैं उन पे हमने बात कर ली। मैं सूत्रों को एक बार फिर से समराइज करा देता हूँ। मैक्सिमम हाइट, परास, उड्डयन काल, ये तो आपके मुख्य हैं। और अगर प्रक्षेप वेग u है, प्रक्षेप कोण थीटा है, तो आपकी ये h की वैल्यू होती है, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, और उड्डयन काल होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अभी हमने पिछले जो जहाँ शुरू किया था वर्टिकल के लिए, देखिए वर्टिकल में आपने देखा था कि अगर हम किसी वस्तु को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकते हैं तो अंतिम वेग 0 होता है, फिर वापस आती है। तो मैक्सिमम हाइट हमने वहाँ पे निकाली थी यू स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ से ऊपर तक। तो आप इससे भी समझ सकते हैं। देखिए इन सारे सूत्रों में अगर मैं थीटा की जगह 90 रखूँगा तो ये केस बन जाएगा, क्योंकि थीटा क्षैतिज से कोण है। अगर थीटा 90 हो गया तो ये ऊर्ध्वाधर वाली गति का मामला आ जाएगा। तो 90 रख के ये वाले सूत्र निकाले जा सकते हैं ऊर्ध्वाधर वाले। देखिए इसमें 90 रखेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g ये 1 हो जाएगा, ये मिलेगा। परास का मतलब है यहाँ पे क्षैतिज दूरी, तो ये तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर जब गया तो क्षैतिज दूरी 0 है, तो और 0 दिख भी रहा है। देखिए इसमें 90 रखेंगे तो साइन 180, और साइन 180 0 होता है। इसमें वैल्यू आएगी 2u बाई जी। तो आपको उड्डयन काल और इनके सूत्र याद रखने हैं। अब आते हैं जरा मैक्सिमम रेंज पे, परास अधिकतम होने की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो लिखेंगे परास का महत्तम मान। परास का महत्तम मान, तो इसको आप याद भी रखेंगे और किस थीटा पर महत्तम होता है भी ध्यान देंगे। तो इन जनरल हमारे पास r बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि u व g कांस्टेंट हैं, मतलब फिक्स हैं ये, और हमें ये पता करना है कि किस थीटा पर r मैक्स होगा। ठीक है, यानी किस कोण थीटा पर r मैक्स होगा, ये हमें पता करना है। तो जाहिर सी बात हम डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सीधे रखेंगे। तो 4r मैक्स इस तरह लिखेंगे, यानी r के अधिकतम मान के लिए थीटा हमें लेना, साइन 2 थीटा हमें लेना होगा 1, क्योंकि u और g कांस्टेंट है, हमारा बस सिर्फ थीटा पे है। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो उस डायरेक्शन में r मैक्स आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, अधिकतम परास। और कब मिला है ये, जब साइन 2 थीटा 1 हुआ है। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं।
इसको हम एक को साइन 90 लिखेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 45 अंश। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि यदि हम किसी पार्टिकल को 36 से 45 अंश के कोण पर प्रक्षेप करें, यानी हमारा बस सिर्फ थीटा पर हो, तो हम 45 अंश पर ही इसको फेंकने की कोशिश करेंगे ताकि आर का मान अधिकतम मिले। जैसे भाला फेंक वाले होते हैं या चक्का फेंक वाले जो खिलाड़ी होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि एंगल 45 अंश बने तभी मैक्सिमम होगी। तो उस तरह नाप तो सकती नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं वो लोग कि एंगल हमारा 45 रहे ताकि ज़्यादा दूर तक जाए, आर मैक्सिमम हो क्षैतिज परास। ठीक है, तो ये आर मैक्स के लिए थीटा 45 होना चाहिए और साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए। अब आते हैं उड्डयन काल में। तो उड्डयन काल में एक क्वेश्चन बनता है ऐसे कि यदि दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं तो उनके उड्डयन काल समान होते हैं, दोनों कंडीशन में अलग अलग। यानी मैं एक पार्टिकल को टी इक्वल टू पूरा उड्डयन काल होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी u व g कांस्टेंट हो और थीटा भर वेरी करे, तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि किसी पार्टिकल को हम u वेग से थीटा कोण पर प्रोजेक्ट करें और चाहे u वेग से 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करें, दोनों दशाओं में परास तो अलग अलग हो सकती है लेकिन उड्डयन काल आपका समान रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे दो कोण जो एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, उन दो कोणों पर परास समान, उन दोनों कोणों पर उड्डयन काल समान होता है। तो हम यहाँ से भी रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए, आपको 2u साइन थीटा अपॉन जी ये देखना है कि किन दो मानों पर परास समान होती है। सॉरी, परास के लिए ही निकालना है, तो मैं इसके लिए ऐसा करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे परास की हमें बात करनी है, तो ये परास सेम होगी। ये R1 मान लेते हैं, R2 उड्डयन काल नहीं परास होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हूँ। तो R मानिए इसे, और R होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटी जी। तो R बराबर मैं लिया u स्क्वायर। अब हम ये देखना है कि किन दो कोणों पर प्रक्षेप समान होती है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, एक एंगल थीटा 1 मान लेंगे थीटा और एक एंगल मान लेंगे थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 में हम रिलेशन निकाल लेंगे सीधे। ठीक है, तो दोनों केस में हमें R समान है, तो हम R1 R2 पहले दो प्रक्षेप मानेंगे अलग अलग। एक हो जाएगी R1 बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी और एक हो जाएगा R2 बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाई जी। हमें यही थीटा 1 थीटा 2 का रिलेशन देखना है जब परास सेम होगी, तो हम R1 बराबर R2 करा देंगे, इक्वल करा के ही थीटा निकालेंगे और ये होगा u स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिला u साइन 2 थीटा 1 बराबर साइन 2 थीटा 2। अगर मैं सीधे साइन हटा दूँ तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 आएगा, उस पर तो ऑब्वियसली बराबर होगा, लेकिन दूसरा एंगल निकालने के लिए आप इसको 180 से चेंज कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 2 थीटा 2। साइन से साइन अब हटाएंगे तो 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 बराबर 180। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आएगा आपका 90। यानी यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि अगर दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं तो उन दो कोणों पर प्रक्षेप की परास समान होती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, उन पर परास समान होती है, परास समान होती है। और योग 90 अंश हो, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोण एक दूसरे के क्या हों, कोटि पूरक हों, कंप्लीमेंट्री एंगल हो। ठीक है, कोटि पूरक में भी एंगल आपका योग 90 होता है, तो हम दोनों प्रकार से इसको ध्यान रखेंगे कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो या वो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हों, तो उन दोनों कोणों पर परास समान होती है यदि u और g को नियत माने। ठीक है, इसका मतलब हम एग्जाम्पल की बात करें कि अब हम कहें कि एक कण को हमने क्षैतिज से किसी निश्चित कोण पर, और यानी आपका कोण चेंज कर रहा है और u g कांस्टेंट है, तो कुछ एंगल अगर मैं लिखना चाहूँ तो 15 अंश प्लस 75 अंश, इन दो पर परास सेम होगी। 60 अंश 30 अंश, इन पर भी परास समान होगी। तो जिनका योग 90 हो रहा होगा उन दो कोणों पर परास समान होगी। ठीक है, तो ये था आपका प्रक्षेप। और प्रक्षेप में भी कुछ केस और हैं कि किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से आपने प्रक्षेप किया, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। h ऊंचाई से प्रक्षेप। ठीक, h ऊंचाई से प्रक्षेप, यानी मैं सीधे फिगर से ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये कोई मान लीजिए मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, और ये मान लीजिए क्षैतिज तल है। एक कण को हमने क्षैतिज से u वेग से
क्षैतिज दिशा में यू वेग से प्रोजेक्ट किया एच ऊंचाई से। तो इस तरह जब आप यू वेग देंगे तो जी की वजह से ये सीधे ना जाकर कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका एच ऊंचाई से प्रक्षेप कहलाएगा। तो हमने यू से फेंका है इसको, तो ये इस तरह कुछ आके यहाँ टकराएगा ए पर, ये ओ मान लेते हैं। तो हमें ये क्षैतिज दूरी, ये परास जो आएगी ये ओ ए, ये निकालना है, और ओ से ए तक का समय निकालना है। इसको ओ डैश मान लीजिए, ओ डैश से ए तक ये ओ माना है। तो ओ डैश ए से हमें इतना यहाँ से यहाँ तक का समय निकालना होता है और ये दूरी पूछता है। तो चलिए अब हम ओ से ए के लिए यानी ओ डैश ए भाग के लिए यहाँ से ए तक के लिए हम गति की दूसरी समीकरण लगाएंगे, क्योंकि अंतिम वेग हमें यहाँ भी पता नहीं है। तो एस बराबर यू टी प्लस, दोनों के लिए अलग अलग लगाएंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के लिए, ठीक है। तो दोनों के मान हमें अलग अलग रखने होंगे। तो क्षैतिज के लिए लगा लेते हैं। तो यहाँ भी त्वरण वही है, जी नीचे की ओर, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण आपका नहीं। तो क्षैतिज के लिए ओ से ए तक जब कण आया है तो कितनी क्षैतिज दूरी चला है, दाईं ओर चला है ओ ए, तो एस की जगह आएगा प्लस ओ ए, यही हमें निकालना है। प्रारंभिक क्षैतिज वेग कितना है यू, तो यू की जगह यू ही रहेगा, और प्रारंभिक क्षैतिज त्वरण कितना है 0, क्षैतिज में त्वरण नहीं है। तो यहाँ से ओ ए आ गया यू इंटू टी, समीकरण 1 डाल लेंगे इसे। अब जरा वर्टिकल के लिए लगाते हैं यही। अब हम एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वर्टिकल के लिए लगाते हैं। तो इधर मैं एक छोटा फिगर उसी का बना लेता हूँ। ये हमने एच लिया था, ये टी समय माना है, ये ओ, ये ए, और ये ओ ए दूरी को हम आर भी कह सकते हैं, और यू वेग से इस तरह प्रोजेक्ट किया था। तो ओ से ए तक, ओ डैश से ए तक जब हम आए हैं तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हुआ है एच। हम ऊर्ध्वाधर का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ओ से ओ डैश से ए तक जब कण आया है तो ऊर्ध्वाधर दूरी नीचे गिरा है एच, और चूंकि नीचे की ओर दूरी तय हुई है तो विस्थापन क्या होगा यहाँ नेगेटिव, क्योंकि हमने ये साइन कन्वेंशन लिया, ये नेगेटिव और ऊपर की ओर पॉजिटिव। अब यू होता है प्रारंभ, अब सब कुछ यहाँ पे आएगा ऊर्ध्वाधर का, क्योंकि मैं ऊर्ध्वाधर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ये। तो प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग कितना है 0, क्योंकि पूरा पूरा वेग क्षैतिज में है प्रारंभ में, और हाफ ए की वैल्यू कितनी है माइनस जी, गति त्वरण है इंटू टी स्क्वायर। तो कई लोग इसको ऐसे भी समझते हैं कि यहाँ से दोनों नीचे की ओर हैं तो आप धन कर लेते हैं, बात वही है, लेकिन आप एक साइन कन्वेंशन क्लियर रखिए ताकि और क्वेश्चंस में जब 2 दिशाएं हो तो वहाँ पे आपका साइन कन्वेंशन गलत ना हो। तो इसलिए आप हर जगह लगाइए, ठीक है। तो एच भी नीचे तय हुआ, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर है, यानी जो भी सदस्य राशियाँ हैं उनमें आपको चिन्ह अप्लाई करना होता है। माइनस माइनस कैंसिल होके एच आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी √2h अपॉन जी। तो जो मैंने ओ ए दूरी जैसे आर माना था ये कितनी आई थी u इंटू टी। अब मैं यहाँ टी की वैल्यू रख सकता हूँ 2h अपॉन जी। तो ये आपका इधर क्षैतिज दूरी निकल आती है। समय हमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के लिए अलग अलग इक्वेशन लगा देनी है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह निकाल लेंगे इसे। अब हमें मान लीजिए टकराते समय वेग पूछा जाए ए बिंदु पर, तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन इस तरह बना लीजिए। तो ये यू पे है और इधर जब ये टकराएगा तो किसी एंगल से टकराएगा, ठीक है, जिसके 2 घटक होंगे, एक क्षैतिज होगा Vx और एक ऊर्ध्वाधर होगा Vy। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल के मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है कि कुल ये इसका परिणामी कितना होगा। तो जो परिणामी होगा टकराते समय वो Vx और Vy का परिणामी होगा, यानी Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। और हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी लगा सकते हैं। वैसे इसको एनर्जी कंजर्वेशन से देखिए, ए ओ डैश से ए तक की एनर्जी हम बराबर करा देंगे, उस पर अभी बाद में आते हैं। फिलहाल आप वी ए इस तरह हम अलग अलग निकाल के दिखाते हैं पहली समीकरण से। अब हम ओ से ओ डैश से ए तक, यहाँ से यहाँ तक के लिए समय हमें टी ज्ञात हो गया, तो अब हम पहली इक्वेशन लगाएं क्योंकि हमें वी फाइंड करना है। तो ये होगी, ये हमें एच गिवन था, तो तीसरी इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं ऊर्ध्वाधर वाला, और क्षैतिज वाला तो आपका यू ही रहेगा, ठीक है। तो तीसरी लगाता हूँ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं ये लगा रहा हूँ ऊर्ध्वाधर के लिए। तो अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग कितना है Vy, और वो भी नीचे की ओर है तो माइनस में आएगा। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग कितना है 0। त्वरण कितना है माइनस जी इंटू, जब आप ओ डैश से ए तक आए हैं तो विस्थापन नीचे की ओर तय हुआ है कितना
एच, तो यहाँ पे चिन्ह सहित रखेंगे तो क्या आएगा माइनस। तो यहाँ से मिला Vy² बराबर 2gh। तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया और क्षैतिज तो वही u होगा, ये तो पूरी गति में आपका नहीं बदलना है। तो आपका Vx हो गया u, तो Vx² हो गया u²। अब हम इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो ये होगा Vx² प्लस Vy², तो ये आपका आएगा u² प्लस 2gh, ये आ जाएगी वैल्यू। और इसी को हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। ओ डैश से ए तक अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं इस भाग में, तो ए पर टोटल, ओ डैश पर टोटल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी एट ओ डैश एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, इनको हम बराबर करा रहे हैं। तो हम रेफरेंस लेवल यही ले रहे हैं, ठीक है। तो ओ डैश पर इसमें हमें दो एनर्जी हैं, एक तो इसकी स्थितिज ऊर्जा है mgh क्योंकि h ऊंचाई पे है, और एक गतिज ऊर्जा है जिसका वेग है u, तो परमाण हमें यहाँ रखना होता है, तो mgh प्लस u², mu², ये कुल ऊर्जा हो गई। ए पर स्थितिज ऊर्जा तो 0 हो जाएगी क्योंकि h 0 है, और वेग मान लीजिए बचा है वहाँ पे v जो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी और वो होगी हाफ mv²। तो ये दोनों एनर्जी बराबर कराएंगे तो v हमारा निकल आएगा इतना। और मैं इसको साफ साफ जरा कर देता हूँ। ये h था, ये u वेग से प्रोजेक्ट किया था आपने, तो मैंने इन दो पॉइंट पर एनर्जी बराबर कराई थी। तो टोटल एनर्जी ओ डैश पर कुल ऊर्जा और ए पर कुल ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण से ऊर्जाएं बराबर कराई हैं। तो चलिए ओ डैश पर ये हमने रेफरेंस लेवल लिया है, पृथ्वी तल है, तो ओ डैश पर दो प्रकार की ऊर्जाएं होंगी, स्थितिज होगी और उसका मान होगा mgh, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है, और गतिज होगी हाफ mu²। यहाँ वेग का परमाण ही आता है तो परमाण भी u होगा इसका। और ए बिंदु पर टकराते समय मान लीजिए वेग का मान v है, यानी परिणामी है ये, टोटल वेग v है परमाण के रूप में, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा भर होगी और वो ए होगी। m से डिवाइड करके 2 से गुणा कर देंगे, m से भाग और 2 से गुणा दोनों पक्षों में, तो यहाँ से मिलेगा आपका u² प्लस 2gh। तो यहाँ से वेग टकराते समय का वेग आ गया u² प्लस 2gh। तो इसको आपने वहाँ से भी देखा है और इस तरह भी कर सकते हैं। अगर किसी कोण पर फेंका है तो यहाँ पे भी हमें घटकों का और उस तरह ध्यान देना होगा, तो आप चिन्हों को इस तरह हमेशा डील कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसकी भी बात कर लेता हूँ। देखिए अभी हमने क्षैतिज में इसको ड्रॉप किया था, अब किसी एंगल पे, तो ये मैंने एक मीनार ली जिसकी ऊंचाई h है, और ये क्षैतिज डायरेक्शन बना लीजिए थोड़ा सा, और किसी कण को हमने u वेग से o बिंदु से इस तरह प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से, क्षैतिज से, तो इसका मार्ग कुछ इस तरह होगा और यहाँ a पर ये टकराएगा। तो इस केस में भी हम यहाँ इक्वेशन देखते हैं कैसे आएंगी। तो यहाँ पर अगर महत्तम ऊंचाई पूछ रहा है तो देखिए इतने के लिए तो एक परास हमारा बन जाता है ये छोटा ऊपर। तो अगर हम महत्तम ऊंचाई पूछी हो तो ये तो हमें पता है, इसकी महत्तम ऊंचाई और निकाल लेते हैं ये, तो इसमें हम h जोड़ देते हैं तो कुल ऊंचाई निकल आती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन किस तरह बनेंगी। ओ से ए तक के लिए, ओ ए भाग के लिए हमें गति की दूसरी समीकरण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के लिए अब लगानी है अलग अलग। तो देखिए किस तरह साइन कन्वेंशन आएगा और किस तरह वैल्यू जाएंगी, इस पर हम बात करते हैं। क्षैतिज और ये मान लेंगे ऊर्ध्वाधर। तो चलिए क्षैतिज घटक कितना होगा ओ पर इसका u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर होगा u sin थीटा। ये ऊपर की ओर है, ये दाईं ओर है, तो ओ से ए के लिए हम क्षैतिज के लिए लगाते हैं। तो ओ से ए तक आने में आपने कितनी क्षैतिज दूरी चली है ओ ए, इसको मैं r मान लेता हूँ, और राइट साइड में चली है तो क्षैतिज विस्थापन हुआ ओ से ए तक r। अब u की जगह आएगा प्रारंभिक क्षैतिज वेग, वैसे तो u प्रारंभिक वेग होता है लेकिन क्षैतिज के लिए लगा रहे हैं तो प्रारंभिक क्षैतिज वेग ux जैसा लिखा होता है। तो ये होगा आपका u cos थीटा, और समय तो t मान के चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, और क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है 0। तो एक इक्वेशन हो गई आपकी u cos थीटा इंटू टी। अब वर्टिकल के लिए लगाते हैं यही, तो प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग कितना है u cos थीटा ऊपर की ओर है, o से a तक जब आप आए हैं तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हुआ है h। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि o से a तक जब आप आए हैं तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन h ही होगा, ये ध्यान रखेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है वही लिया जाएगा यहाँ।
तो यहाँ से यहाँ तक ऊर्ध्वाधर विस्थापन h हुआ है नीचे की ओर, तो s की जगह आएगा -h। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग होगा u sin थीटा, ऊपर की ओर है तो ये प्लस रहेगा, और तुरंत नीचे की ओर है तो हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से भी हम एक h अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन हो जाएगी -u sin थीटा टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, और -h बराबर ये भी लिख सकते हैं, बात वही है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको इसी तरह सॉल्व करना है। कुछ इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं प्रक्षेप में कि यदि कोई प्रक्षेप इस प्रकार फेंका जा रहा है कि उसकी महत्तम ऊंचाई और परास बराबर है तो प्रक्षेप कोण बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो मैं एक तो कर देता हूँ। यदि किसी प्रक्षेप में महत्तम ऊंचाई व परास बराबर है तो प्रक्षेप कोण बताओ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो प्रक्षेप कोण बताओ। तो देखिए महत्तम ऊंचाई हम मान लेंगे प्रक्षेप कोण थीटा है और प्रक्षेप वेग u है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो गई महत्तम ऊंचाई। परास होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g से g काट दीजिए, 2 को इधर ले आइए और u स्क्वायर से u स्क्वायर भी काट दीजिए, तो यहाँ बचा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको भी साइन 2 को तोड़ देंगे तो एक साइन कैंसिल होगा, कॉस को अपॉन में लाइए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 4, तो टेन थीटा आएगा 4, तो ये लगभग 76 अंश के आसपास होता है। तो यहाँ से आप इन्वर्स भी लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो, टेन इन्वर्स 4, क्योंकि टेन थीटा का मान 4 हो सकता है, साइन कॉस का मान 1 से छोटा होता है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल था, इसमें भी खूब ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चंस में आप बस यही इक्वेशन हमें किस तरह लगानी है थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। और इसके बाद हम अब कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं प्रक्षेप के। सीधे प्रॉब्लम ही करते हैं फिलहाल। चलिए इधर क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले कुछ आसान क्वेश्चन देख 66 पढ़ते हैं। एक कण को 36 से 45 अंश से कोण पर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई h व परास में संबंध क्या होगा। ठीक है, तो चलिए महत्तम ऊंचाई और परास में क्या रिलेशन होगा ये पूछा है 45 अंश से कोण पर। तो देखिए r इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g, तो थीटा 90 रखेंगे तो r हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g, और महत्तम ऊंचाई होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मैं यहाँ भी थीटा 45 रखूँगा तो ये आपका होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, मतलब इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, तो ये 4g हो जाएगा। अब हमें 1 और 2 को कंपैरिजन करा के इनमें रिलेशन बनाना है, तो u स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू r हम रख सकते हैं समीकरण 1 से। तो लिखेंगे 1 से u स्क्वायर अपॉन जी बराबर r, 2 में रखने पर हमें u और g नहीं दिए हैं तो इन्हें हटाना होगा तभी रिलेशन आएगा। तो h हमारा है u स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1/4, तो इसकी जगह लिख देंगे r, और 4 को इधर ले आएंगे तो r बराबर आ जाएगा आपका 4h। ठीक है,
ये आपका 6-7 है। एक गेंद को 36 से 45 अंश से कोण पर फेंका जाता है। जब यह सतह पर वापस आती है तो संवेग में कितना परिवर्तन होगा। तो फेंकते समय 45 अंश फेंक रहे हैं तो संवेग परिवर्तन पूछा है, तो पूरे प्रक्षेप के लिए हमें संवेग परिवर्तन पूछा है और थीटा हमें दिया है 45 अंश। तो देखिए संवेग परिवर्तन की भी हम बात कर लेते हैं। हमने u वेग से और 36 से ऐसे फेंका, तो टकराते समय भी इसका वेग ये परिमाण u ही होता है। और ये थीटा है तो इधर आपका ये थीटा हो जाएगा। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ दो मिलते हैं, ये होता है u साइन थीटा और ये होता है u कॉस थीटा। तो क्षैतिज दिशा में तो चूंकि देखिए वेग यहाँ भी u कॉस थीटा है तो यहाँ तो संवेग परिवर्तन 0 होगा। ऊर्ध्वाधर में देखिए, ऊर्ध्वाधर में जो संवेग परिवर्तन होगा, इधर आपका संवेग है, वेग है u साइन थीटा और इधर है आपका नीचे की ओर u साइन थीटा। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक से हम देखेंगे तो अंतिम है माइनस u साइन थीटा, अंतिम माइनस प्रारंभिक होगा तो u साइन थीटा। तो ये 2u साइन थीटा में m का गुणा कर देंगे क्योंकि संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान गुणा वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन क्षैतिज में तो 0 है क्योंकि प्रारंभिक u कॉस थीटा है और अंतिम भी u कॉस थीटा है। लेकिन ऊर्ध्वाधर में यहाँ u साइन थीटा ऊपर की ओर है, यहाँ u साइन थीटा नीचे। तो जब परिवर्तन निकालेंगे वेग में तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग है आपका माइनस u साइन थीटा, चिन्ह सहित यहाँ रखेंगे, नीचे की ओर है इसलिए माइनस, और माइनस प्रारंभिक है ऊपर की ओर u साइन थीटा। तो ये आया वेग परिवर्तन, इसमें हम m से गुणा कर देंगे तो संवेग परिवर्तन मिलेगा और वो हो जाएगा माइनस 2mu साइन थीटा। ये माइनस शो कर रहा है कि डायरेक्शन इसकी नीचे की ओर है फाइनल। अब हम थीटा की वैल्यू 45 लिख देंगे और माइनस चिन्ह को हटा देंगे, हमें मैग्नीट्यूड लेना है और साइन 45 का मान 1/√2। तो ये आपका हो जाएगा √2mv, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको भी। एक क्वेश्चन और जनरली बना करता है, इसको मैं यहाँ पे करा देता हूँ पहले, फिर इन क्वेश्चंस पे आते हैं। और इस क्वेश्चन में खास तौर पर ये कई बार जेईई में पूछा जा चुका है। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और किसी मैदान में खड़ा है और मैदान में चारों तरफ, मान लीजिए क्षैतिज दिशा में चारों तरफ गोलियां बरसा देता है ऐसे कोई व्यक्ति, और अधिकतम वेग से, यानी गोलियां बरसाता है तो इसका मतलब है अधिकतम परास तक सभी गोलियां जाएंगी। यानी बंदूक लेके ये आदमी चारों तरफ घूम के बराबर वेग से क्षैतिज दिशा में गोलियां चला देता है और थोड़ी देर बाद देखता है तो गोलियां इस तरह पड़ी मिलेंगी मैदान में, ये मान के चलिए वृत्त बनेगा। और जब ये प्रोजेक्ट करेगा तो इसमें ये पूछा है कि महत्तम परास तक जाके ये रुकेंगी। भाई जब पूरा दोनों सभी केस में हमें ये लेना है कि कितना महत्तम बड़ा वृत्त बन सकता है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ आर मैक्स हो और आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, E²/g। तो इस जो आकृति ये बनेगी इसका क्षेत्रफल पूछेगा, तो जो वृत्त बनेगा यहाँ पे चारों तरफ गोलियों से, उसकी त्रिज्या होगी U²/g। यानी जो आर मैक्स है वही त्रिज्या बन जाएगी आपकी, जो अधिकतम परास है वो त्रिज्या बनेगी। और गोले का अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल होता है πr², सॉरी गोला नहीं वृत्त का। तो पाई आर की वैल्यू है U²/g का होल स्क्वायर, तो πu⁴g², ये आपका एरिया निकल आता है इस तरह। ये 7-1 और ये वाले भी देखते हैं जो इस तरह गिवन है जिसमें। और 7-2 में कह रहा प्रक्षेप के दो प्रक्षेप कोणों के लिए परासार समान है, यदि दोनों स्थितियों के लिए उड्डयन काल T1 T2 है तो इनमें क्या रिलेशन होगा। तो देखिए 72 को कह रहा है परास समान है, आर ही है, तो कोण के क्या होंगे अगर देखा जाए तो एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा होगा, तभी परास समान रही होगी। ठीक है, आर के सेम होने के लिए कोण ये होने चाहिए। तो इन कोणों पर एक मान लीजिए एक को T1 और एक को मान लीजिए T2, उड्डयन काल हमें गिवन है, तो थीटा के संगत उड्डयन काल होगा 2u sin θ/g और 90 - थीटा के संगत होगा 2u sin 90 - θ/g।
तो यहाँ हमें T1 T2 और R में रिलेशन क्रिएट करना है। चलिए दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो T1 क्योंकि उसी तरह सब ऑप्शन में दिख रहा है बराबर हो जाएगा 4 2 2 4 U स्क्वायर अपॉन G स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं यहाँ साइन 2 बनाऊंगा, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, और U और G U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G ये क्या होती है परास, तो T1 T2 समानुपाती हो जाएगा R के। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। जो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था वो ये है, समान प्रारंभिक वेग U से सभी दिशाओं में कुछ गोलियां दागी जाती हैं, तो गोलियों द्वारा अधिकतम घेरी गई भूमि का क्षेत्रफल, यानी चारों दिशाओं में चलेंगे तो यहाँ से आपको U घात 4 वाला मिलता है जो अभी आपने देखा है ये, क्योंकि परास होती है U स्क्वायर अपॉन G। ठीक है, ये 77 क्वेश्चन भी जरा देखते हैं। किसी कण का प्रारंभिक वेग ये है और त्वरण इतना है, तो 10 सेकंड बाद चाल क्या होगी उसका परिमाण पूछा है। तो देखिए जब हमें चीज़ें यहाँ वेक्टर फॉर्म में दी हैं तो आप जो फर्स्ट इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे, ये ध्यान देना है यहाँ। तो v कितना है t समय बाद, त्वरण दिया है और प्रारंभिक वेग इतना है और v पूछा है। चलिए v बराबर होगा u गिवन है 3i + 4j और एक्सीलरेशन गिवन है 0.4i और प्लस 0.3j और समय है 10, तो 10 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 का ये पॉइंट हट जाएंगे तो 4 और 3j हो जाएंगे, तो 7i + 7j। तो परिमाण क्या होगा इसका 7√2, 7 स्क्वायर + 7 स्क्वायर ये आएगा आपका 7√2। तो सीधे सीधे हम वेक्टर फॉर्म में ही वैल्यू रख के इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी इनमें यूज होता है 1D मोशन और 2D मोशन के क्वेश्चंस में। जैसे ये देखते हैं 81 कह रहा है किसी समय पर किसी कण के निर्देशांक x निर्देशांक इतने हैं y इतने हैं, तो कह रहे हैं t बराबर 2 सेकेंड पर उस कण का त्वरण क्या होगा, यहाँ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखिए एक्सीलरेशन के कई सूत्र होते हैं, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में पहला है dv/dt और दूसरा है d²x/dt², और एक और विदाउट टी वाला होता है v dv/dx, ये भी कभी कभी लगता है। तो ये एक्सीलरेशन है, यहाँ पे हमें x और t दिए हैं तो हमें दो बार करना और फिर हम एक्सीलरेशन वेक्टर बनाएंगे। तो 8t - 2t², चलिए इसका 2 बार करिए, dx/dt क्या होगा 8 - 4t और फिर दोबारा करेंगे, 2 बार करना है क्योंकि हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो ये -4 मिला। अब दूसरे का करिए y बराबर 40t का 2 बार, तो एक बार में तो इसका 40 आएगा, दोबारा में ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 0। अब हमें एक मैग्नीट्यूड मिला ये वाला आपका आई वाला, तो ये हम कह सकते हैं -4i। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, अब यहाँ तो t रखने का भी मौका नहीं है तो मैग्नीट्यूड -4 ही हो जाएगा। इनफैक्ट t भी नहीं बचा उसमें, कांस्टेंट हो गया, तो सभी t पर यही होगा। कभी कभी प्रक्षेप में वेक्टर फॉर्म में भी चीज़ें दे दी जाती हैं, तो आपको अलग से उनका क्षैतिज ऊर्ध्वाधर निकाल के आपको वहाँ से इसको टैकल करना होगा। और रिलेटिव मोशन के अभी क्वेश्चंस आपको थ्योरी बताने की बात कराएंगे। ये कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन है मैकेनिक्स के। और ग्राफ में कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, हम थोड़ा सा इस पर ही बात करेंगे। मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ क्वेश्चन के थ्रू।
चलिए पहले ये वाला देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में है। कह रहा कि किसी प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग इतना है तो पथ की समीकरण ज्ञात करो। तो पथ की समीकरण अभी आपने देखी थी किस रूप की होती है, तो अब हमें यहाँ पे इक्वेशन ही निकालनी है, लेकिन इसमें चीज़ें थोड़ा सा उस अलग ढंग से दी गई हैं। तो देखिए प्रारंभिक वेग आपको दिया है और वो भी वेक्टर फॉर्म में दिया है, और उसकी वैल्यू है वेक्टर u गिवन है हमें सीधे, और वो है आपका i कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब है कि जो क्षैतिज घटक है u cos थीटा, जो क्षैतिज घटक होता है उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है 1, यहाँ 1 है, और ऊर्ध्वाधर घटक की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो दिया है 2। तो हमें u cos थीटा u sin थीटा पता है, और पथ की समीकरण हमें निकालनी है, और g की वैल्यू 10 दी है। तो u cos थीटा और u sin थीटा, यहाँ से हम थीटा और u फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, यानी u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, 2/1 होगा, u कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा आया 2। अब मैं यहाँ से स्क्वायर करके ऐड करके मैं u भी निकालूंगा, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो u sin थीटा का स्क्वायर प्लस और u cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये मैंने भाग किया है, और ये जो हमें गिवन था उसमें वर्क करके जोड़ा है। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5। तो u आएगा आपका √5। अब हमने थीटा भी फाइंड कर लिया है, और इक्वेशन लिखनी है। तो पहले इक्वेशन क्या होती है, y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर को ऊपर ले आइए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्योंकि मुझे tan का मान पता है इसलिए। तो वैल्यू रखिए tan थीटा की, tan थीटा आपका 2 था, और g की वैल्यू 10 है, और u स्क्वायर है आपका 5। सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये 10 और 10 भी कट जाएगा, ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 4 आएगा, तो 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो आपका ये पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान देनी है मुख्य रूप से। प्रक्षेप में आपको फॉर्मूले ढंग से याद रखने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा आपके लिए, ईजिली फिर आप इन्हें कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है, एक पिंड को क्षैतिज से u वेग से धरातल से फेंका जाता है। पिंड की क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई की 4 गुना है। तो प्रक्षेप कोण u के पदों में ये आप बात कर चुके हैं सब, ईजिली इन्हें कर लेंगे अब। इसमें कह रहा है एक गेंद को 20 मीटर लंबे 5 मीटर ऊंचे एक कमरे के कोने से इस प्रकार फेंका जाता है कि यह कमरे की लंबाई के अंदेश गति करता हुआ छत को दूसरे कोने पर जाकर गिरती है। तो चलिए ये कह रहा है कि मान लीजिए ये छत है जिसकी ऊंचाई है 5 मीटर और 20 मीटर ये लंबाई है, और इस कोने से कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। तो वो ये कह रहा है कि जस्ट कोने को छूते हुए यहाँ गिर जाता है, यानी जस्ट यहाँ पे टच कर रहा है। तो हमें पूछा है प्रक्षेप कोण थीटा क्या होगा, और प्रक्षेपण वेग पूछा है और डेनकाल पूछा है। तो यहाँ पे हम अगर चाहें सीधे सीधे तो इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे 20,5। तो हम यहाँ से प्रक्षेप पथ की इक्वेशन में भी ये सेटिस्फाई करा के लगा सकते हैं, यानी जो प्रक्षेप पथ की समीकरण होती है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतने में होगा ये। तो 20,5 हम लाई करा देंगे, तो y की जगह 5, x की जगह 20, और 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। दूसरी हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के लिए, ये मैक्सिमम हाइट भी है
तो यहाँ से भी एक वैल्यू पता रहेगी, फिर आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 इक्वेशन बना के। तो ठीक है, अब नेक्स्ट और जो आगे क्वेश्चन है ये आपका प्रोजेक्टाइल मैंने आज थोड़ा आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है, और नेक्स्ट टर्न पे इसी के आगे क्वेश्चंस देखेंगे और जल्दी ही मैं तीसरा वाला भी आपको बना के लाऊंगा। थैंक यू।